हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी योजना लॉन्च की। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी लखनऊ में थे। ब्राह्मणों को खुश करने के लिए अखिलेश ने स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य ब्रह्मचारी रामानंद से मुलाकात की। मायावती की बसपा ने अमेठी में ब्राह्मण सम्मेलन किया। यूपी का हर नेता आज फुल पॉलिटिकल मोड में रहा। इस बीच दिल्ली में एक फॉर्मूला बना है जो लखनऊ में योगी की सरकार को दोबारा स्थापित कर सकता है, ऐसा बीजेपी मानती है। चेहरा योगी का होगा, मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का रहेगा। पिछड़े वोट बैंक को आगे करके दलित और सवर्ण वोटों के सपोर्ट से यूपी का चुनावी कुरुक्षेत्र जीतने की तैयारी है। लेकिन ग्राउंड पर यह सब होगा कैसे? बीजेपी के वॉर रूम में क्या स्ट्रैटेजी बनी है, इसे लेकर देखिए ये एक खास रिपोर्ट। यूपी में पिछड़ी जातियों के पास 40% वोट शेयर है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस इसी पर रहने वाला है। आपको लगता होगा कि यादव वोटर अखिलेश यादव को छोड़कर योगी आदित्यनाथ को क्यों वोट देगा? जाट समुदाय क्या 22 में भी मोदी के साथ वैसे ही खड़ा रहेगा जैसे 2019 में खड़ा था? और क्या जाटव वोटर मायावती को छोड़ देंगे? यूपी की सियासत पर एकदम पक्की खबर है। बीजेपी को भी मालूम है कि यादव, जाट और मुसलमान इन तीन का गठबंधन बन रहा है, इसलिए पार्टी वहां बहुत अधिक एनर्जी नहीं लगाएगी। पिछड़ों के सहारे 22 में मैदान फतेह करने की तैयारी है। अब इस फार्मूले का कैलकुलेशन समझते हैं। यादव 10%, जाट 6% और मुसलमान 19%। इन तीनों को मिला दें तो 35% वोट शेयर बनता है। मगर उन पर दावा करने वाली पार्टियां 4 हैं: समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और वेस्टर्न यूपी में आरएलडी। मुसलमान वोट 4 हिस्सों में बटेगा। एक हिस्सा सपा को, दूसरा हिस्सा बसपा को, तीसरा हिस्सा कांग्रेस को और वेस्टर्न यूपी में चौथा हिस्सा आरएलडी को। इसी तरह जाट वोट के 3 दावेदार हैं: सपा, बसपा और आरएलडी। 10% यादव वोट सपा के साथ और 10% जाटव वोट बसपा के साथ हैं। ये उनका कोर वोट बैंक है। सपा और बसपा दोनों पार्टियां इन दिनों ब्राह्मणों को खुश करने में लगी हैं। बसपा ब्राह्मण सम्मेलन कर चुकी है तो सपा वाले अखिलेश यादव प्रबुद्ध सम्मेलन करा रहे हैं। अमेठी में बसपा के ब्राह्मण फेस सतीश चंद्र मिश्रा ने तो ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। गाड़ी पलटती है, मार देते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि उसने गलत काम किया था, लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया? उनकी भी गाड़ी पलट गई। 18 साल का एक लड़का जो था भी नहीं, वहां हरियाणा में था, दूर का रिश्तेदार, कहा नहीं उसको भी उठवा लो, उसकी भी गाड़ी पलटा दिया आपने, उसको मरवा दिया। कितने लोगों को गाड़ी पलटवा के मरवा दिया आपने? कहा कि गाड़ी पलटी फिसल करके और उससे निकले और वो पुलिस वाले के ऊपर हमला कर रहे थे, इसलिए गोली मार दी। एप्पल कंपनी में नौकरी करते थे, इंजीनियर आदमी था और वो तिवारी थे, सिर्फ फर्क इतना था। रोका, पूछा नाम ब्राह्मण, गोली मार दी, क्योंकि उन दिनों आदेश था कि रोको, नाम पूछो, अगर ब्राह्मण है गोली मार दो। सपा और बसपा ब्राह्मण वोटों के लिए शंख बजा रहे हैं, जिसका तगड़ा विरोध भी शुरू हो गया है। सतीश मिश्रा के बयान पर यूपी के पूर्व डीजीपी और कभी मायावती के करीबी रहे बृजलाल का रिएक्शन सुन लीजिए, फिर आगे की बात बताते हैं। ऐसा है, विकास दुबे हत्यारा था, इनकाउंटर में मारा गया, जुडिशियल कमीशन बना, सुप्रीम कोर्ट के जज में फेवर में दिया गया और उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गया, एक्सेप्ट हो गया है, कोई चीज़ बाकी नहीं है। अगर वो हत्यारे की मदद करना चाहते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। याद है आपको, बीजेपी के विरोधी पहले इसे ब्राह्मण और बनिया पार्टी कहते थे। ब्राह्मण परंपरागत रूप से नरेंद्र मोदी की पार्टी से जुड़े रहे हैं। यकीन ना हो तो 2017 के यूपी चुनाव में सवर्णों का वोटिंग पैटर्न देख लीजिए। 2017 में 62% सवर्ण वोट बीजेपी को मिले। सपा और कांग्रेस गठबंधन बनाकर लड़ी थी, फिर भी 16% सवर्ण वोट ही मिले। बसपा को आकाश पाताल एक करने पर भी 10% सवर्ण वोट मिले और 12% सवर्ण वोट हमेशा की तरह अन्य पार्टियों और निर्दलियों को मिले। मिश्रा जी को जो एक जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्हें ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करने चाहिए थे। जहां तक जिस दल में है वो, किसी समय उसने ब्राह्मणों को याद किया
उसके बाद मिश्रा जी को छोड़ के शेष ब्राह्मणों को भूल गई, वो दल भी भूल गया। हाँ, उन्हें इतनी फुर्सत थी कि 2007 से 12 के बीच में सर्वाधिक फर्जी मुकदमे यदि उत्तर प्रदेश में हुए तो ब्राह्मणों पर ही हुए, और मिश्रा जी तो अधिवक्ता हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। ब्राह्मणों को बीजेपी से तोड़ना सपा और बसपा के लिए वैसा ही है जैसे पहाड़ तोड़ना। इस बीच नरेंद्र मोदी की पार्टी ने पिछड़ा कार्ड चल दिया है। 100 में से 60 हमारा, 40 में बंटवारा और 40 में भी कुछ हमारा। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अक्सर यह दावा करती है, मोदी अब इसे सॉलिड ग्राउंड दे रहे हैं। मोदी मंत्रिपरिषद में उत्तर प्रदेश से शामिल 7 नए मंत्रियों में से 6 ओबीसी समुदाय से आते हैं। पिछड़ों को एकजुट करने की दिशा में वो पहला स्टेप था, अब नरेंद्र मोदी ने दूसरा स्टेप उठा लिया है। एनडीए के ओबीसी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात और अगले ही दिन मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन में 27% ओबीसी कोटे को पूरे देश में लागू करने का ऑर्डर। यूपी में मोदी के इस फैसले की सबसे ज्यादा चर्चा ओबीसी परिवारों में हो रही है। इस फैसले का डायरेक्ट बेनिफिट ओबीसी छात्रों को होने जा रहा है। जो लोग मोदी को ओबीसी आरक्षण विरोधी बता रहे थे, वो अब डिफेंसिव हो गए। सपा के अखिलेश यादव को यह कहना पड़ा कि ये उनकी लड़ाई की वजह से हुआ। पिछड़े वोटों पर बीजेपी का दावा हवा हवाई नहीं है। 2017 के यूपी चुनाव में भी बीजेपी ही ओबीसी समुदाय के लिए पार्टी नंबर 1 थी। यकीन कीजिए, 2017 में 100 में से करीब 60 ओबीसी वोट बीजेपी को मिले। अखिलेश और राहुल गांधी यूपी के 2 लड़के बनकर चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी सिर्फ 18% ओबीसी वोट ही सपा और कांग्रेस गठबंधन को मिले। मायावती को सिर्फ 11% ओबीसी वोट मिले थे और बाकी 13% ओबीसी वोट हमेशा की तरह छोटे दलों और निर्दलियों के खाते में गए थे। 2017 में ओबीसी वोट ने ही बीजेपी को 325 तक पहुंचाया था। यूपी का असली किंग मेकर पिछड़ा वोटर है। 22 से पहले ब्राह्मण वोटों को रिझाने के चक्कर में सपा और बसपा के अपने वोट बैंक में जबरदस्त रिएक्शन है। इसका फायदा सिर्फ बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी से बड़ा ओबीसी नेता कोई दूसरा नहीं है। हैरान हूं, मैं कभी जाति के नाम पर राजनीति के पक्ष का नहीं हूं। इस देश को जब तक मेरे विरोधियों ने मुझे गाली नहीं दी, तब तक पता ही नहीं था कि मेरी जात कौन सी है। लेकिन अब मैं बहन जी का आभारी हूं, अखिलेश जी का आभारी हूं, कांग्रेस का आभारी हूं, महामिलावटियों का आभारी हूं कि अब वो खुल करके मेरे पिछड़ेपन की चर्चा कर रहे हैं। आपके लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना वो राजनीति का खेल होगा, मेरे लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना मां भारती की सेवा करने का सौभाग्य है और कुछ नहीं है। और बहन जी, महामिलावटी लोग, मेरी जाति तो इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, गांव में एकाध घर भी नहीं होता है। और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं। आप मेरे मुंह से बुलवा रही हो, इसलिए बोल रहा हूं। मैंने कभी अगड़े पिछड़े की राजनीति का मैं पक्षकार नहीं हूं। जब मेरा देश पिछड़ा है तो अगड़ा क्या होता है? मुझे तो पूरे देश को अगड़ा बनाना है। माइनस मुसलमान, माइनस यादव, माइनस जाट और माइनस जाटो। मोदी और योगी का कास्ट कैलकुलेटर बहुत तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट बटेगा, हिंदू वोट इकट्ठा रहेगा और ओबीसी बीजेपी का साथ देगा। निषाद, केवट, मल्लाह 7%, कुर्मी पटेल 5%, कुशवाहा सैनी 5%, मौर्य 4%, लोध 3%, अन्य जातियां 6%।
2017 में अगर 100 में से 60 ओबीसी वोट बीजेपी को मिले थे तो 22 में 100 में से 75 ओबीसी वोट पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का दावा है। ओबीसी के गणित में नरेंद्र मोदी के पास एक ट्रम्प कार्ड भी है। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक और गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक जितने भी पिछड़े नेता हैं वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसके लिए प्रदर्शन भी हो चुके हैं। इसी मांग को लेकर बिहार में आरजेडी के तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मीटिंग की कि जातीय जनगणना में पिछड़े अति पिछड़ों की भी गिनती हो। कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे, हर धर्म, SC ST सबका जो है गिनती होता है, लेकिन और अन्य जातियों का क्यों छोड़ा गया है? ये होना चाहिए। ये हो जाने से आखिर पता होगा, तभी ना बजट में आप उनके जन कल्याण के लिए आप अलग से प्रोविजन रखिएगा, अलग से योजना बनाइएगा। तो ये जानकारी तो होनी ही चाहिए, और ये जानकारी केवल सरकार को ही नहीं होनी चाहिए बल्कि बिहार के या देश के नागरिकों को भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर किसकी कितनी आबादी है। जातीय जनगणना की डिमांड को पूरा करने का ऑर्डर सिर्फ नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। अभी सरकार ने ऐसा कुछ कराने से मना किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी इसे पलट सकते हैं। जरा सोचिए, जब यूपी में चुनाव हो रहे होंगे उस वक्त अगर पिछड़ी जातियों की गिनती के आंकड़े आते हैं तो यूपी में मोदी के लिए कैसा माहौल बनेगा। पिछड़ों की जिस मांग को अब तक किसी ने पूरा नहीं किया उसे मोदी पूरा करेंगे तो यूपी चुनाव का पलड़ा एक झटके से मोदी की तरफ झुक जाएगा। ये तो हुआ कास्ट कैलकुलेशन। 22 के चुनाव में बीजेपी के लिए आइस ऑन द केक योगी आदित्यनाथ है। यूपी में बीजेपी के पोस्टर बॉय तो योगी ही रहेंगे। 22 के चुनाव में धर्म से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर चलेगा, जिसमें योगी का रिकॉर्ड टनाटन है। योगी हैं इसलिए गुंडे माफिया मवाली से यूपी बचा हुआ है। वोट कैलकुलेशन में मोदी और योगी से पिछड़ जाने वाले कुछ विरोधी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना बहुत फैला, इसका नुकसान बीजेपी को होगा। यह सच है कि नुकसान हुआ। कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश को योगी नहीं संभाला। पूरी दुनिया में हमारे देश ने एक बड़ी आबादी होते हुए जिस तरह से संक्रमण को नियंत्रित किया और उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत में जिस तरह से संक्रमण को नियंत्रित किया, वैसा कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं कर पाया, ना उनकी सरकार कर। वैक्सीनेशन पूरा करेंगे। वैक्सीनेशन आप पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हम कर चुके हैं, 45 करोड़ के लगभग हो गया है और हम पूरा करेंगे दिसंबर तक। एक आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी और बीएसपी से कैसे निपटेंगे आप लोग? समाजवादी पार्टी बीएसपी कहीं प्लेटफॉर्म पे है ही, निपटने की क्या जरूरत है? निपट गए, उनको जनता ने निपटा दिया। दूसरे किसी भी राज्य से तुलना कर लें, योगी के विरोधी जिस केरल मॉडल की तारीफ कर रहे हैं उस केरल से ही कंपेयर कर लें। योगी का कोरोना कंट्रोल मॉडल सब पर 21 साबित होता है। आगे बढ़ेंगे। बिन बरसात कहां आया सैलाब, हैरान करने वाली तस्वीर सिर्फ 5 मिनट के ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।